सो हेलो एंड वेलकम। तो आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं क्लास 10th का सोशल साइंस का द मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो हमने रिवीजन सीरीज स्टार्ट किया हुआ था उसका सेकेंड वीडियो। तो इसका एक वीडियो ऑलरेडी आ चुका है, तो अगर आपने उसको नहीं देखा है तो पहले आप जाकर उसको देखिए, फिर इसके बाद आपको सेकेंड पार्ट बहुत अच्छे से समझ में आएगा। और ये मैं आपको बता दूं कि ये रिवीजन वीडियो है, तो रिवीजन वीडियो में बहुत सारे टॉपिक्स जो इंपॉर्टेंट नहीं है मैं उसको छोड़ के जो है सिर्फ आपके लिए शॉर्ट नोट्स जो है बनाया हूँ। ठीक है, तो अगर आपको पूरा चैप्टर डिटेल में पढ़ना होगा तो आप प्लेलिस्ट में सोशल साइंस के जाकर वहाँ से आप पूरा डिटेल में जो है क्या कर सकते हो, पढ़ सकते हो। ठीक है, ये रिवीजन है। और साथ ही साथ जैसे ही ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा आपको टेलीग्राम में जो है इसका पीडीएफ मिल जाएगा, तो आप टेलीग्राम चैनल पे जल्दी से जाकर जो है ज्वाइन कर लो। चलो देखते हैं। इन 1946 टॉपिक का नाम है हमारा द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली एंड इट्स फंक्शनिंग। हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि हमारे इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए जो है एक कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनी हुई थी। ठीक है, अब ये कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली कैसे बनी, इसका काम क्या था, इसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। In 1946, the British government sent a cabinet mission to India under the chairmanship of Lord Penthick Lawrence to suggest the government system and independent India would set up and process it would follow to adopt a new constitution। देखो, जब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जो है 1946 में एक आदमी को भेजा या एक तरीके से एक मिशन भेजा, किस पर्पस के लिए मिशन भेजा, ताकि इंडिया जो है किस तरीके से अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाएगा, और जब इंडिया इंडिपेंडेंट हो जाएगा तो वहां पर रूल कैसे होगा। ठीक है, लॉ क्या क्या होंगे, कैसे कैसे लॉ होंगे, किसको ज्यादा प्रेफरेंस दिया जाएगा, किसको कम प्रेफरेंस दिया जाएगा, ये सब बातों से जो है ब्रिटिशर्स जो है क्या चाहते थे, इंश्योर होना चाहते थे कि जब ब्रिटिशर्स इंडिया को छोड़े तो वहां पर एक प्रॉपर लॉ हो। और उस प्रॉपर लॉ को बनाने के लिए जो है एक कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की जरूरत थी। तो उसी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का आइडिया लेकर जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट ने भेजा था किसको, पेंथिक लॉरेंस को। ठीक है, जिसको हम किस नाम से जानते हैं, कैबिनेट मिशन के नाम से भी जानते हैं। तो क्योंकि ये जो पेंथिक लॉरेंस जो थे ना, ये ब्रिटेन के पार्लियामेंट में जो है कैबिनेट में एक मिनिस्टर थे। तो पेंथिक लॉरेंस को ये भेजते हैं और ये इंडिया में आकर इंडिया के जितने भी उस समय के जो लीडर्स थे उन लीडर्स के सामने अपना प्रपोजल रखते हैं कि देखिए आप लोग इस तरीके से जो है अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाइए, आप फ्री हो, आपको जहां जहां से कॉन्स्टिट्यूशन उठाना है, किसी भी कंट्री से उठाना है, यूएसए का, आयरलैंड का, ऑस्ट्रेलिया का, आप वहां से ले सकते हो और अपना कॉन्स्टिट्यूशन जो है बना सकते हो। ये जो है सबसे पहले पेंथिक लॉरेंस ने बोला। It proposed that the provincial assemblies elected under the 1935 Act should act as the electoral college to choose the representative of the Constitution Assembly। अब इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनाने की बात तो कर दी, लेकिन उस कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में जो है कौन कौन से लोग रहेंगे इसके बारे में भी उन्होंने आइडिया सजेस्ट किया। तो उन्होंने जो आइडिया सजेस्ट किया था कि इसमें जो है जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर में जो इंडिया है, मतलब जहां पर ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है रूल करती है, जैसे बंगाल हो गया, मद्रास हो गया, बॉम्बे हो गया, तो ब्रिटिश इंडिया के अंडर में जितना भी एरिया था वहां के बहुत सारे क्या होते हैं, मेंबर्स आएंगे। ठीक है, इसके अलावा उस समय कुछ ऐसे भी स्टेट्स थे, आप बोल सकते हो आपकी ऐसे भी कुछ प्रिंसली स्टेट थे जहां पर ब्रिटिशर्स का डायरेक्ट कंट्रोल नहीं था, वहां पर राजा का जो है क्या होता था, शासन होता था। ठीक है, तो जो प्रिंसली स्टेट थे, इन प्रिंसली स्टेट से भी जो है लोग क्या करेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में जो है मेंबर जो है भेजेंगे। ठीक है, ये जो है आइडिया सजेस्ट किया गया। अब देख लो यहाँ पर बहुत सारे लोग जो है कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, यहाँ सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं, फिर यहाँ पर बाकी लोग भी जो है बैठे हुए हैं और किसी टॉपिक पर जो है डिस्कशन जो है कर रहे हैं। ठीक है, अब देखो साथ ही साथ इन्होंने ये बोला कि जो भी प्रिंसली स्टेट से मेंबर आएंगे या ब्रिटिश इंडिया से जो मेंबर आएंगे उनका जो इलेक्शन है वो इनडायरेक्ट इलेक्शन होगा। ठीक है, तो इनडायरेक्ट इलेक्शन प्रोसेस वर अडॉप्टेड एंड बाय जुलाई 1946 द प्रोविंशियल असेंबली हैड इलेक्टेड 292 रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम द 11 प्रोविंसेस। उस समय जो है क्या था कि 11 प्रोविंसेस थे। जैसे प्रोविंसेस का मतलब सिंपल वर्ड में समझ लो स्टेट्स थे। तो अभी जैसे हमारे इंडिया में 28 स्टेट्स है ना, तो उसी तरीके से उस समय 11 स्टेट्स थे। ठीक है, तो उन 11 स्टेट्स में से जो है 292 लोगों को जो है क्या किया गया, इलेक्ट किया गया था। समझ में, 292 लोगों को क्या किया गया था, इलेक्ट किया गया था। ठीक, उसके बाद आगे क्या होता है देखो,
दैट वन रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली फॉर एवरी 10 लाख पीपल इन पॉपुलेशन। और ये जो मेंबर जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के जो बने हुए थे वो किस तरीके से थे, हर 10 लाख लोग में से एक आदमी जो होता था वो यहाँ पे मेंबर जो है होता था। ठीक है, द प्रिंसली स्टेट नॉमिनेटेड अनदर 4 रिप्रेजेंटेटिव। अब देखो जो प्रिंसली स्टेट थे वहां से कितने लोग आए 93, और जो 11 स्टेट्स थे वहां से कितने लोग सिलेक्ट होकर आए 292, while दिल्ली, अजमेर, मारवाड़ एंड बलूचिस्तान प्रोविंसेस हैड 1 to each give टोटल 389। इसके अलावा दिल्ली से जो है एक मेंबर आया, अजमेर से एक मेंबर आया, मारवाड़ से एक मेंबर आया, बलूचिस्तान जो कि आज का पाकिस्तान है वहां से एक मेंबर आया, और इस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में जो टोटल मेंबर हुए वो कितने थे 389। अब मैं आपको वापस से रिवाइज करा देता हूं। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया, 1946 में जो है कैबिनेट मिशन को इंडिया भेजा। कैबिनेट मिशन को इंडिया भेजने का पर्पस क्या था कि जब इंडिया इंडिपेंडेंट हो जाएगा तो वहां पे जो है कानून किस तरीके से चलेगा, वहां पे रूल्स कैसे होंगे, किस किस पर ज्यादा फोकस होगा, किस पर कम फोकस होगा, क्योंकि रूल्स तो चाहिए किसी भी कंट्री को चलाने के लिए। तो इसी के लिए जो है पेंथिक लॉरेंस आए, और पेंथिक लॉरेंस ने जो है एक कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनाने का आइडिया दिया, और उसमें बोला कि जो ब्रिटिश इंडिया है वहां से 292 मेंबर्स होंगे, जो प्रिंसली स्टेट है वहां से 93 मेंबर होंगे, और 4 जो है दिल्ली, अजमेर, मारवाड़ और बलूचिस्तान से जो है क्या बोलते हैं मेंबर्स जो है इलेक्ट होंगे। और ये सारे डायरेक्ट इलेक्शन के थ्रू नहीं होंगे, मतलब लोग जो है चुनाव करके नहीं भेजेंगे, बल्कि जो गवर्नमेंट उस समय की थी, क्योंकि आपको पता है कि 1946 के आते आते तक स्टेट और सेंट्रल दोनों जगह जो है क्या होता था, इलेक्शन होता था। दोनों जगह मतलब जैसे आज सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट रन करता है ना, सेम उसी तरीके के सिस्टम उस समय भी थे। तो स्टेट गवर्नमेंट इलेक्ट करके भेजेगा, और जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में जो टोटल जो मेंबर्स थे वो कितने हो गए 389 जो है हो गए। By February, it was clear that the country would be divided into India and Pakistan। अब देखो 1946 में कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बन गई जुलाई में, ठीक है। अब जो है जुलाई के बाद फरवरी जो है 1947 के आते आते तक ये एक बात क्लियर हो गया था कि इंडिया जो है 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, इंडिया और पाकिस्तान, क्योंकि मोहम्मद अली जिन्ना जो ग्रुप के लोग थे वो हमेशा चाहते, मतलब काफी टाइम से डिमांड कर रहे थे कि पाकिस्तान हमें एक अलग कंट्री जो है चाहिए करके, ठीक है। अब देखो हम लोग थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं किसके बारे में, वैल्यू एंड आइडियल्स इन द प्रीएम्बल। अब देखो जितने भी ये जो 389 लोग थे ना, अल्टीमेटली इन्हीं लोगों ने मिलकर जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को जो है प्रिपेयर किया था। फिर बाद में इसमें से जो है मुस्लिम लीग जो है, जो कि जिन्ना की मतलब एक तरीके से जिन्ना जिसको लीड कर रहे थे, तो मुस्लिम लीग जो है क्या होता है यहां से पुल आउट कर लेते हैं। तो लास्ट में फिर 200 या 88 के आसपास कुछ मेंबर बचते हैं, तो 288 मेंबर ही अल्टीमेटली लास्ट में जो है क्या करते हैं, इलेक्शन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में जो है वर्क करते हैं। अब देखो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वो इसका सबसे स्टार्टिंग पेज, जिसको हम बोलते हैं प्रीएम्बल बोलते हैं, ठीक है। तो प्रीएम्बल में जो है क्या लिखा हुआ है देखो, वी द पीपल ऑफ इंडिया having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic, and to secure to all its citizens justice, social, economic, and political liberty of thoughts, expression, belief, faith, worship, equality of status, opportunity, and the promote among them all fraternity, assuring that the dignity of the individuals and the unity and integrity of nation in our Constitution Assembly this 6th day of November 1948 do hereby adopt and elect this ourselves to the Constitution। और साथ में साथ जब इलेक्शन जो है बनकर तैयार हो गया था तो लास्ट डे पर जो है ये बोला गया कि हम भारत के लोग जो हैं, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में जो है पावर जो मिला है ना, कॉन्स्टिट्यूशन एक तरीके से किसने बनाया अगर बोला जाएगा तो भारत के लोगों ने मिलकर बनाया था। सबने नहीं किया था, लेकिन उन्होंने अपने अपने रिप्रेजेंटेटिव भेजे थे। इसीलिए सबसे स्टार्टिंग में देखो क्या लिखा है, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग इस कॉन्स्टिट्यूशन को बनाए हैं, ठीक है। अब जैसे यहां पर मैंने 3 वर्ड जो है ब्लैक में किए हुए हैं, एक है सोशलिस्ट, एक है यूनिटी एंड इंटीग्रिटी। ये जो है पहले सबसे स्टार्टिंग का जो प्रीएम्बल था उसमें नहीं था। ये कब ऐड हुआ, 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976 में, ठीक है। 1976 में जो इंदिरा गांधी की जब गवर्नमेंट थी तो उन्होंने एक कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट किया था प्रीएम्बल में, और उसमें 3 वर्ड जोड़े गए थे। कौन कौन से, सोशलिस्ट, यूनिटी और इंटीग्रिटी। तो आपको याद रखना है कि ये 3 जो वर्ड हैं ये बाद में जोड़े गए थे, पहले नहीं थे, ठीक है। अब थोड़ा थोड़ा हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि इनके मीनिंग क्या क्या होते हैं। तो जैसे हम बात करते हैं अगर वी द पीपल ऑफ इंडिया,
तो वी द पीपल ऑफ इंडिया का मतलब क्या होता है? दिस फ्रेज मीन्स दैट द पीपल ऑफ इंडिया हैव जॉइंड हैंड्स टू राइट द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर ऑल the free citizen of the country and it was not given to them by any king, government of foreign power। जब हम वी द पीपल ऑफ इंडिया की शुरुआत करते हैं अपने प्रियम्बल के, तो इसका मतलब यह होता है कि इस कॉन्स्टिट्यूशन को जो हमने बनाया है उसमें जितनी भी बातें लिखी गई हैं वो सारी बातें हम इंडिया के लोगों ने एक साथ मिलकर कही है, क्योंकि सारे के सारे लोग तो नहीं गए थे, लेकिन सारे लोगों ने अपने रिप्रेजेंटेटिव इनडायरेक्ट मेथड से भेजे थे। इसीलिए हम ये मान के चलते हैं कि पूरा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो इंडिया के लोगों ने लिखा है, किसी बाहर के किंग ने या किसी गवर्नमेंट ने जो है हमें ये कॉन्स्टिट्यूशन लाके नहीं दिया है। इसका मतलब ये होता है Hence, the people are the source of our authority। तो कॉन्स्टिट्यूशन का जो सोर्स होता है वो कौन होता है? इंडिया के सारे लोग होते हैं। ये आपको ध्यान में रखना है कि ये आपके सिर्फ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, अपने डेली लाइफ में भी आपको ध्यान में रखना है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन जो हमने लिखा है, कॉन्स्टिट्यूशन में जो पावर का जो सोर्स है वो इंडिया के लोग हैं। ठीक है। फिर सेकेंड जो टर्म आएगा आपको, जो सॉवरेन है। सॉवरेन का मतलब होता है इंडिपेंडेंट एंड सुप्रीम। मतलब इंडिया जो है एकदम इंडिपेंडेंट है, अब किसी कंट्री का कॉलोनी नहीं है, और इंडिया जो है सबसे सुप्रीम है। सबसे सुप्रीम है मतलब which means that power and the authority do not come from an outside source such as foreign country। सॉवरेन का मतलब यह होता है कि हम अपने लिए रूल बनाएंगे, कोई बाहर का आदमी हमारे लिए रूल नहीं बनाएगा। जैसे जब इंडिपेंडेंट नहीं थे तब ब्रिटिशर्स जो होते थे वो हमारे लिए क्या करते थे? रूल बनाते थे। अब ऐसा नहीं होगा, हम बिल्कुल फ्री हैं, हम कोई भी रूल चाहे तो बना सकते हैं। कोई भी रूल को अगर तोड़ना चाहे तो, या तोड़ने का मतलब उसको अगर निकालना चाहे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली से, तो हम बड़े आराम से निकालते हैं। किसी बाहर के कंट्री के सजेशन की जरूरत नहीं है। सॉवरेन मतलब हम फ्री हैं और सुप्रीम है, हमें कोई भी दबा नहीं सकता। सोशलिस्ट, सोशलिस्ट का मतलब क्या होता है? दिस कंसेप्ट वाज एडेड इन 1976 होगा ये 1976। It means that India will strive to eliminate social and economic equality between its citizens and that all resources will be used for the public goods, not for any individual interest। मैंने आपको बताया था कि जो सोशलिस्ट और यूनिटी और इंटीग्रिटी वर्ड है ये 1976 में जो है 42nd कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में इंदिरा गांधी ने जोड़ा था। तो सोशलिस्ट का मतलब क्या होता है कि इंडिया का जो गवर्नमेंट है ये हमेशा ये कोशिश करेगा कि सोशल इक्वालिटी और इकोनॉमिक इक्वालिटी सबको मिले। सोशल इक्वालिटी का मतलब ये होता है कि सोसाइटी में सबको जो है बराबर का इज्जत मिले। किसी को ऐसा नहीं है कि तुम छोटे कास्ट के हो तो तुमको मंदिर में जाने नहीं दिया जाएगा, हॉस्पिटल में जाने नहीं दिया जाएगा, तुमको ये काम नहीं करने दिया जाएगा। इस तरीके की कोई भी बातें जो है सोसाइटी में नहीं होगी, सोशल इक्वालिटी होगी। इसके अलावा इकोनॉमिक इक्वालिटी का मतलब ये होता है कि सबको पैसा अर्निंग करने के लिए जो है प्रॉपर अपॉर्चुनिटी मिलेगी, सबके पास सेम अपॉर्चुनिटी होगी। इसी को बोलते हैं इकोनॉमिक इक्वालिटी। ये भी बातें जो है कॉन्स्टिट्यूशन में जो है हमारे कही गई हैं। फिर सेकुलर का मतलब क्या होता है? सेकुलर का मतलब यह होता है कि हमारा इंडियन गवर्नमेंट का कोई पर्टिकुलर रिलीजियस नहीं है, any religious or sect, nor will it favor any religious or sect, nor will it discriminate against anyone on the basis of religion। कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि इंडिया का खुद का अपना कोई जो है रिलीजियस नहीं है, ना ही ये किसी रिलीजियस को प्रमोट करेगा और ना ही रिलीजियस के नाम पर जो है किसी भी रिलीजियस के लोगों को जो है क्या करेगा? परेशान करेगा। जैसे पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि पाकिस्तान एक इस्लामिक कंट्री है, लेकिन हमारे इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा नहीं लिखा गया कि हम इंडिया वाले जो है हिंदुइज्म है। हमारे यहाँ सारे के सारे रिलीजियस फ्री हैं, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सबको एक जैसा फ्रीडम है, क्योंकि हमारे यहाँ जो सुप्रीम चीज है वो है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। पाकिस्तान में ऐसा नहीं है। वहां पे जो दूसरे का रिलीजियस के जो लोग हैं उनको बहुत सारा प्रताड़ित किया जाता है, कई सारे लोगों को जबरदस्ती कन्वर्ट किया जाता है, मार दिया जाता है। इस तरीके की चीजें होती हैं, हमारे इंडिया में ऐसा नहीं होती, इसीलिए हमारा प्यारा भारत है। नेक्स्ट है डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेटिक का मतलब क्या होता है कि प्रॉपर इलेक्शन होगा और इलेक्शन के थ्रू ही डिसाइड होगा कि पावर जो है किसको किसको जो है मिलेगा। ठीक है, हर 5 साल में इलेक्शन होता है कि नहीं। नरेंद्र मोदी को जैसे भी 5-10 साल के लिए जो है क्या मिला है? पावर मिला है। पहले 5 साल इलेक्शन हुआ, उसमें भी जीत गए थे 2014 से 19 के बीच में, फिर 19 से 23 के बीच में भी फिर से जो है नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट है। तो ऐसा नहीं कि एक ही आदमी डिक्टेटर बन जाएगा। गवर्नमेंट कौन सी बनेगी ये कौन डिसाइड करेगा? यहाँ के लोग। और कैसे? वोटिंग के थ्रू। नेक्स्ट है रिपब्लिक। रिपब्लिक का मतलब क्या होता है कि जो हेड ऑफ गवर्नमेंट होता है सच एज प्रेसिडेंट। तो हमारे यहाँ का जो हेड ऑफ गवर्नमेंट है वो प्रेसिडेंट होता है, लेकिन रियल पावर किसके पास होती है? प्राइम मिनिस्टर के पास। लेकिन हेड ऑफ गवर्नमेंट जो होता है वो जो है हेरेडिटरी जो है नहीं होगा।
मतलब जैसे एक है, पहले जो है क्या होगा, एक आदमी है, मान लेते हैं उसका नाम है रामू, रामू जो है प्रेसिडेंट बना, फिर ऐसा नहीं होगा कि इसका बेटा प्रेसिडेंट बनेगा। रामू प्रेसिडेंट था, अच्छी बात है, लेकिन इसका बेटा प्रेसिडेंट बनेगा ऐसा कोई जरूरी नहीं है। मतलब एक ही फैमिली के हेरिडिटरी जो है नहीं चलेगी। मतलब यहां पर जो है हेड ऑफ गवर्नमेंट जो होगा वो कैसा होगा, वो जो है इलेक्टोरल प्रोसेस के थ्रू होगा। मतलब लोग उसको इलेक्ट तो नहीं करेंगे, लेकिन जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं और मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली जो होते हैं वो लोग चुनेंगे। मतलब हेड ऑफ प्रेसिडेंट जो होगा वो फैमिली वाइज नहीं होगा, एक ही फैमिली के लोग नहीं होंगे, प्रॉपर इलेक्शन होगा। ठीक है, अब देखते हैं सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस। तो इसमें यह कहा गया है कि सबको सोसाइटी में जो है इक्वल जस्टिस मिलेगा, सबको इकोनॉमिक जस्टिस मिलेगा, सबको पॉलिटिकल राइट्स होंगे। कोई भी आदमी चुनाव लड़ सकता है, ऐसा नहीं कि उसको कास्टिज्म के नाम पर या रिलीजियस के नाम पर उस पर कोई कंट्रोल होगा, ऐसा कुछ नहीं है। फिर उसके बाद फ्रीडम ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, रिलीजियस वर्शिप, सबको फ्रीडम रहेगा कि वो अपनी बातों को रख सकता है, अपनी भावनाओं को व्यक्त कर सकता है, वो जिस पर चाहे बिलीव कर सकता है, गॉड पर बिलीव करे चाहे ना करे वो उसकी मर्जी है, गवर्नमेंट जबरदस्ती प्रेशर नहीं बनाएगा। वो जिस भी रिलीजियस को फॉलो करना चाहते हैं उस रिलीजियस को फॉलो कर सकता है, जिसकी भी पूजा करना चाहते हैं इंडिया के लोग अपने मर्जी से पूजा कर सकते हैं। ठीक है, फिर है इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी। इसमें भी वही कहा गया है कि हमारे यहाँ सबको इक्वालिटी होगी, किसकी, स्टेटस और अपॉर्चुनिटी की। मतलब सबको ग्रोथ करने के लिए इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगा। जैसे गवर्नमेंट की कोई एक वैकेंसी निकलती है, तो गवर्नमेंट की एक वैकेंसी निकलती है तो सबको उसमें जो है जॉब पाने का राइट जो है सबको है। जो अच्छा नंबर लेकर आएगा उसको जो है क्या किया जाएगा, सिलेक्ट किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि मतलब सबको अपॉर्चुनिटी नहीं होगी, किसी एक पर्टिकुलर सेक्ट के लोगों को ही जो है इलेक्ट किया जाएगा, ऐसा नहीं है। जैसे जब ब्रिटिशर्स हमारे यहाँ थे तो वो इंडिया के लोगों को जो है क्या करते थे, जल्दी जो है बड़े पोस्ट पर नहीं रखते थे क्योंकि अपॉर्चुनिटी इक्वल नहीं थी। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, कोई भी आदमी किसी भी कास्ट का हो, अंडमान निकोबार का हो, जम्मू कश्मीर का हो, कन्याकुमारी का हो, अरुणाचल प्रदेश का हो, गुजरात का हो, मध्य प्रदेश का हो, छत्तीसगढ़ का हो, कहीं का भी हो, सबके लिए इक्वल अपॉर्चुनिटी जो है रहेगी। ऐसा कोई डिस्क्रिमिनेशन जो है नहीं होगा, इसमें ये बातें कही गई है। ठीक है, तो एक चीज और इसमें ऐड करना, कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में जो है 2 साल और 11 महीने और 18 दिन का टाइम लगा था। ठीक है, 18th डे का टाइम जो है लग गया था इतने दिन में, और इसको बनाने में जो है 66 लाख रुपीस जो है खर्च हो गए थे। उस समय का 66 लाख मतलब समझ सकते हो कि आज के डेट में करोड़ों रुपए खर्च जो है उस समय हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हो गए थे। और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में जो सबसे बड़ा रोल जो माना जाता है वो है BR अम्बेडकर का। ठीक है, BR अम्बेडकर, ये भी आपको ध्यान में जो है रखना है। ठीक है, अगर कोई भी डाउट होगा तो कमेंट करके बता सकते हो, या आप टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन करके ये PDF जो है क्या कर सकते हो, टेलीग्राम चैनल से जो है प्राप्त कर सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।